गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं से अध्याय 7 राशियों की तुलना के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? राशियों की तुलना के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि राशियों की तुलना होती क्या है। ठीक है, राशियों की तुलना होती क्या है। पिछले क्लासेस में हमने ऐसे कुछ चैप्टर्स के बारे में पढ़े थे जिसमें हमने अनुपात, समानुपात, ठीक है, इसके बारे में जानकारी ली थी। और उसमें भी हम क्या करते थे, अनुपात के माध्यम से एक दो राशियों की तुलना करते थे। समानुपात और अनुपात के माध्यम से दोनों राशियों की हम क्या करते थे, तुलना करते थे। तो वहां भी उस तरीके से राशियों की तुलना होती थी। तो जब भी तुलना की बात आती है, दो वस्तुओं में तुलना की बात आती है, तो सीधा सीधा जाना जाता है कि दोनों राशियों का अनुपात क्या होगा और समानुपात क्या होगा, और अनुपात और समानुपात क्या दोनों एक है या अलग अलग है, इनके बारे में सबसे पहले हमारे ध्यान जाती है। ठीक है, तो राशि की तुलना क्या होती है? जब भी दो वस्तुओं को हम लेते हैं तो दो वस्तुओं के मूल्यों पर, दो वस्तुओं के वजन पर, दो वस्तुओं के उनके मात्राओं पर तुलना हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यों का मूल्यों के साथ तुलना होता है, वजन का वजन, उनकी मात्राओं का मात्राओं के साथ होता है। ठीक है, कि कितनी मात्रा में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उन राशियों में हम तुलना प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं बोलता हूँ, एक मैंने दो बिस्किट लिए। ठीक है, पहला जो बिस्किट है उसकी जो राशि है वो 15 रुपये है, और दूसरी जो बिस्किट है, ठीक है, उसकी जो राशि है आपका 20 रुपये है। उसकी जो राशि है आपका क्या है, 20 रुपये है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों जो बिस्किट है उनका मूल्य कितना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि पहले वाले बिस्किट का मूल्य 15 रुपये है, दूसरे वाले बिस्किट का मूल्य क्या है, 20 रुपये। तो अब इन दोनों बिस्किट में हम तुलना किस तरीके से कर सकते हैं? आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, दोनों बिस्किट के मूल्यों को देख सकते हैं कि कौन सी बिस्किट कितनी रुपये में मिल रही है। पहले वाले बिस्किट को मैंने 15 रुपये में लिया, दूसरे वाले बिस्किट को मैंने कितने रुपये में लिया, 20 रुपये में लिया। यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाले बिस्किट से दूसरे वाले बिस्किट जो है 5 रुपये अधिक है। कितनी है? 5 रुपये अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों बिस्कुट में तुलना करते हैं तो पाते हैं कि पहले वाले बिस्किट की तुलना में दूसरे वाले बिस्किट का मूल्य जो है 5 रुपये अधिक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल से दो वस्तुओं या दो कोई भी सामग्री रहती है उसके बीच हम इस तरीके से तुलना कर सकते हैं। और उन्हीं के बीच में हम अनुपात और समानुपात को लेते हैं। उन्हीं के बीच में हम अनुपात और समानुपात को लेते हैं। जैसे आपने पिछली क्लासेस में अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ा था, उसमें हम अधिकतर दो राशियों के बीच में तुलना करके हम मान ज्ञात करते थे। ठीक है, दो राशियों के बीच में तुलना करके हम क्या करते थे, मान ज्ञात करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे हम कुछ राशियां हैं और राशियों के बीच में हम क्या करेंगे, तुलना करके हम मान ज्ञात करने वाले हैं। तो इस तरीके से हो गया राशियों की तुलना साधारण से तरीकों के अनुसार हम इस तरीके से कोई भी वस्तु में तुलना कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु में क्या कर सकते हैं, हम तुलना कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें हम तुलना करते हैं जो है प्रतिशत के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्रतिशत क्या होती है। प्रतिशत का मतलब किसी भी प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा से। किसी भी वस्तु के प्रति सैकड़ा के अनुपात को हम लेते हैं प्रतिशत के रूप में। ठीक है, सैकड़ा के अनुपात को हम लेते हैं प्रतिशत के रूप में। तो प्रतिशत के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो प्रतिशत के माध्यम से तुलना क्या होती है, प्रतिशत से राशियों की तुलना एक अलग तरीका हो जाता है। ठीक है, प्रतिशत के माध्यम से राशियों की तुलना करना एक अलग तरीका हो जाता है। और जब भी हम प्रतिशत के आधार पर राशि की तुलना करते हैं तो उनकी कुल जो राशि होती है, उनकी जो कुल राशि होती है उसका मान हम 100 के बराबर लेते हैं। उसका मान हम क्या लेते हैं, 100 के बराबर लेते हैं। और 100 के बराबर लेके हम क्या करते हैं, उस दोनों राशियों की तुलना कर लेते हैं। उन दोनों राशियों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो उस तरीके से हम प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत के अनुसार में हम क्या कर सकते हैं, राशियों की तुलना कर सकते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा से। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत क्या होती है, किसी भी वस्तु का प्रति सैकड़ा से उसका मान ज्ञात किया जाता है, वो होती है प्रतिशत। यानी किसी भी वस्तु का प्रतिशत हम उसकी प्रति सैकड़ा के अनुसार हम ज्ञात कर लेते हैं। और इस तरीके से उनकी वस्तुओं के राशि के आधार पर हम उसका मान 100 के बराबर लेते हैं और प्रतिशत के माध्यम से हम उसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, एक राशियों की तुलना कर लेते हैं और उनका मान ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखिए प्रतिशतता का अनुप्रयोग। अब हम प्रतिशतता का अनुप्रयोग किस तरीके से करते हैं, ये तो कुछ एक तरीका
तरीका जिसमें दो राशियों को हम ले लेते हैं और दोनों राशियों की मात्राओं को, दोनों राशियों के मूल्यों को लेकर हम उसके बीच में तुल्य आराम मौखिक रूप से हम ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं और बता देते हैं कि एक राशि का मापन दूसरी राशि के मापन से कितना अधिक है कितना कम है, तो वो होगी एक राशियों की तुलना। अब हम सूत्रों के माध्यम से किस तरीके से कर सकते हैं, प्रतिशत का अनुप्रयोग। तो प्रतिशत का अनुप्रयोग हम दो तरीके से करते हैं, एक होता है किसी भी वस्तु पर छूट, दूसरा होता है किसी भी वस्तु पर बिक्री कर। एक होता है किसी भी वस्तु पर छूट या अथवा बट्टा के माध्यम से किसी भी वस्तु के हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। बट्टा ज्ञात करके हम किसी भी वस्तु का क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। दूसरा उसकी बिक्री करके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, तो उस राशि की तुलना कर सकते हैं। तो बट्टा जब कब ज्ञात की जाती है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य के बारे में और बट्टा या छूट के बारे में हमने पढ़ा हुआ। बट्टा जो होती है किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर ज्ञात की जाती है। बट्टा जो है किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर ज्ञात की जाती है। जैसे कि हम मान लेते हैं मेरे पास ये क्या है, डस्टर है, और डस्टर जो है हम बाजार से लेते हैं, तो बाजार से हम लेते हैं तो वो हम ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, एक क्या हो जाता है, क्रय और विक्रय दो राशि होती है। क्रय का मतलब होता है लेना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। क्रय का मतलब होता है लेना, विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना। अब क्रय जो है यानी इस वस्तु को, इस डस्टर को हम ले रहे हैं तो इसमें हम क्रय की राशि लगा रहे हैं, यानी हम इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। एक उसमें दो राशि हमें प्राप्त होती है, एक राशि हम उसको क्रय कर रहे हैं तो हमें क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है इस डस्टर का। दूसरा हमारे लिए जब हम उस वस्तु या उस सामान को खरीदते हैं तो वही जो राशि हमारे लिए क्या हो जाती है, अंकित मूल्य हो जाती है, ठीक है। वही राशि हमारे लिए क्या हो जाती है, अंकित मूल्य हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया कि जब भी हम इस डस्टर को खरीदे, हमने इसको 50 रुपए में खरीदा तो हमने इसको क्रय किया। अब क्रय करने के बाद हम इसको किसी और व्यक्ति को बेचते हैं, तो किसी और व्यक्ति को बेचते हैं तो जो राशि हम बेच रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। जो राशि हम इसको बेच रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। यानी जो राशि हमने यहाँ रखा हुआ है उस राशि को देखते हुए हम उसको अगर बेचने का कार्य करते हैं तो जो जिस राशि में बिकती है वो एक विक्रय मूल्य हो जाती है, और हम इसमें जो राशि लगाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है। हम जो इसमें राशि लगाते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, अंकित मूल्य हो जाता है। और राशि कौन सी होगी, जिस राशि में हमने इसको खरीदा है वही राशि हमारे लिए क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण आपने देखा होगा कि इस तरीके के बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे सामान जो फैक्ट्रिया में बनती है ना, फैक्ट्रियों में बनती है और फैक्ट्री से बनने के बाद वो बाजार में हमें उपलब्ध हो जाती है। फैक्ट्री से बनने के बाद हमें क्या हो जाती है, बाजार में उपलब्ध हो जाती है। तो फैक्ट्रियों में भी एक रेट तय किया जाता है और उस वस्तु पर वो रेट चस्पा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। उस वस्तु पर वो रेट क्या कर दिया जाता है, चस्पा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। तो वो जो वस्तु पर जो रेट चिपकी होती है वही रेट जो होती है वो उस वस्तु के लिए एक अंकित मूल्य का काम करती है, यानी वो वस्तु का एक अंकित मूल्य होता है। लेकिन बाजार में आने के बाद एक व्यापारी जो है वो अपना मूल्य निर्धारण करती है और मूल्य निर्धारण करके उसको बेचने का कार्य करती है। तो तब हम उस मूल्य में जब उस वस्तु को खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाती है, क्रय मूल्य हो जाती है। हमारे लिए क्या हो जाती है, क्रय मूल्य हो जाती है। और जो व्यक्ति उसको बेच रहा है उसके लिए क्या हो जाती है, विक्रय मूल्य हो जाती है। और जब हम उसी वस्तु को किसी और को बेचने का कार्य करते हैं तो फिर से वो हमारे लिए क्या हो जाती है, अंकित मूल्य हो जाती है। और फिर हम उसमें उस वस्तु का हम एक मूल्य तय करते हैं और उस मूल्य से दूसरे व्यक्ति को बेचने का कार्य करते हैं। तो जिस मूल्य में हम तय किया उस मूल्य में हम दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाती है, विक्रय मूल्य, और सामने वाले के लिए क्या हो जाती है, क्रय मूल्य। और जिस वस्तु हमने इसको खरीदा था वो हमारे लिए क्या हो जाती है, अंकित मूल्य। तो वहां हम क्या करते हैं, उसी अंकित मूल्य में छूट या बट्टा ज्ञात करते हैं, ठीक है। छूट या क्या करते हैं, बट्टा ज्ञात करते हैं। तो छूट या बट्टा का सूत्र क्या हो जाता है, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य ऋण क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या मिला रहता है, छूट मिला रहता है। तो छूट मिला रहता है, जैसे कि मैंने एक पेन खरीदा, सॉरी एक बुक किताब खरीदी, ठीक है। उस किताब का मूल्य क्या है, 40 रुपए है। वो 40 रुपए है तो उसका क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। वो इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य होगा। किताब पर लिखा हुआ है 40 रुपए मूल्य, लेकिन उसमें हमें कितना मिलता है, 10% का छूट मिलता है। 10% का क्या मिलता है, छूट मिलता है। तो जब उस वस्तु को या किताब को लेते हैं 10% का छूट मिलता है तो 40 का 10% कितना हो जाता है, 4 रुपए हो जाता है। 40 का 10% कितना हो जाता है, 4 रुपए हो जाता है। तो हमें 40 पर 4 रुपए की छूट मिलती है और छूट मिलने के बाद वो वस्तु हमें कितने रुपए
36 रुपए में मिलते हैं। तो यहाँ 36 रुपए मिलते हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाती है, एक विक्रय मूल्य हो जाती है। वो हमारे लिए क्या हो जाती है, विक्रय मूल्य हो जाती है। और ये क्या हो जाती है, आपका अंकित मूल्य हो जाती है। इस तरीके से अंकित मूल्य विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, छूट प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हो गया छूट। दूसरा होता है बिक्री कर। बिक्री कर, तो बिक्री कर क्या होती है, बिक्री कर का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य पर सरकार द्वारा लिए जाने वाली जो कर होती है उसको हम क्या करते हैं, बिक्री कर कहते हैं। जैसे कि आज के मामले में आपने देखते हो कि एक जीएसटी कर लगा होता है, एक सेल टैक्स लगा होता है। कोई भी वस्तु हम जब लेते हैं तो उसमें अलग से एक सेल टैक्स लगा होता है, जो मूल्य हम खरीदते हैं उसी पर कभी 5% की, कभी 10% की, कभी और उससे अधिक प्रतिशत की उसमें क्या लगा रहता है, टैक्स लगा रहता है। और सरकार हर 6 महीने में हर वस्तु का एक क्या करती है, टैक्स निर्धारित करती है, टैक्स राशि निर्धारित करती है। और उसी टैक्स के अनुसार हम क्या करते हैं, उस वस्तु को खरीदने का कार्य करते हैं। कहीं भी जाओ आप, चाहे गाड़ी का विक्रय करो, गाड़ी का क्रय करो, चाहे खाद्य पदार्थों का विक्रय करो, चाहे कोई भी वस्तु का आप क्या करते हो, क्रय विक्रय करते हैं, तो वहां तो आपको जो कर एक्स्ट्रा देना पड़ता है उस वस्तु के अंकित मूल्य के साथ एक्स्ट्रा और कर देना पड़ता है, वही आपका कहलाती है बिक्री कर। जैसे कि कोई वस्तु हम लेते हैं, जैसे कि हम एक पेन ले रहे हैं, ठीक है, एक पेन ले रहे हैं और पेन पर क्या होता है, 5% का क्या करता है, कर लगता है। 5% का क्या लगता है, कर लगता है ना। पेन लेते हैं और पेन पर 5% का कर लगता है। तो पेन जो मिलती है हमें 10 रुपए में मिलती है, तो 10 का हम 5% ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 का हम 5% ज्ञात कर लेते हैं। मान लो 10 का 5% इस तरीके से हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। ये आपका हो गया। तो 1 को हम 2 से ज्ञात भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 2 शून्य शून्य और 2 पंचे 10। तो वहां कितना कर लग रहा है, 0.1 का कर लग रहा है। तो 10.1 यह आपका क्या हो जाएगा, 10 पैसा। 10 क्या हो जाएगा आपका, 10 पैसा। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु में हम जब कर लगाते हैं, किसी वस्तु में हम जब कर लगाते हैं तो इस तरीके से कर हो जाती है ना। ये 5% का कर इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया। तो वहां इसी तरीके से कोई भी वस्तु पर जब हम खरीदी करते हैं या बिक्री का कार्य करते हैं तो एक क्रय लगा होता है, वही आपका क्या कहलाती है, बिक्री का लगा कहलाती है। वही आपका क्या कहलाती है, बिक्री का। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर को हम बिक्री कर कहते हैं। एक उदाहरण और देख सकते हैं, इसी में देख सकते हैं, जैसे कि 40 रुपए का किताब मिलता है, उसमें बिक्री कर लग जाता है, ठीक है। बिक्री कर 10% लग जाता है। तो 10% लगने पर जो मूल्य 40 रुपए में मिली थी वो अब बिक्री का 10% लगता है, तो उसका बिक्री का कितना हो जाएगा, 40 का 10%, 4 निकाल लेते हैं तो 40 में 4 मिलकर कितना हो जाता है, 44 रुपए हो जाता है। अब हमें किताब कितने रुपए मिलती, 44 रुपए मिलती। तो इस तरीके से यहाँ किताब पर 10% का कर लगने से हमें कितने रुपए में वो वस्तु मिलती है, 44 रुपए मिलती है। तो यही आपका क्या कहलाती है, बिक्री का। तो इसमें बिक्री का हम क्या निकाल सकते हैं, 4 रुपए निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका कहलाती है बिक्री कर। ये हो गया आपका, ठीक है। इसी के संबंधित मैं आप लोगों को सवालों को हल करके बताने वाला हूँ कि उस सवालों को हम किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, पहला मेरा सवाल है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर, यहाँ एक सवाल है, एक शर्ट की कीमत 300 रुपए है और दुकान उसे 20% छूट पर क्या करती है, बेचती है। शर्ट पर बट्टा और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बट्टा का मतलब क्या होता है, शर्ट पर बट्टा का मतलब होता है आपका एक छूट, है ना। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है उस वस्तु को हम कितने रुपए में क्या कर रही है, दुकान उसको बेच रही है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो एक सेट की कीमत जो है 300 रुपये है, यानी वो उसकी अंकित मूल्य हो जाएगी। उस सेट की कीमत जितनी उसकी कीमत होती है वही उसकी क्या होती है, अंकित मूल्य हो जाती है। और दुकानदार उसमें 20% की छूट दे रही है। दुकानदार उसमें क्या कर रही है, 20% की छूट दे रही है। तो हम सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है 20% की छूट दे रही है दुकान से, है ना। तो हमें क्या करने के लिए बोला, सेट पर बट्टा या विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। सेट पर क्या करने के लिए बोला गया है, बट्टा या विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य, ठीक है। सेट यहाँ लिख देते हैं, सेट का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपये, ठीक है। सेट का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 300 रुपये। यहाँ में अंकित मूल्य दिया हुआ है और उसमें 20%
क्या दिया हुआ है, छूट दिया हुआ है, 20% का क्या दिया हुआ है, छूट दिया है। तो छूट ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले काम क्या करते हैं, किसी भी राशि की तुलना करने के लिए हम दो राशि सबसे पहले लेते हैं, एक मिनिमम से मिनिमम राशि और एक अधिकतम से अधिकतम राशि, और उन्हीं दो राशियों की तुलना करके हम किसी भी राशि का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी राशि का मूल्य क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमें अंकित मूल्य 300 रुपये दिया है, लेकिन हमें 20% पर छूट करके वो बेचता है, तो हमें सबसे पहले उस 20% का छूट ज्ञात करना है। क्या करना है, 20% का छूट ज्ञात करना है। तो हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, माना कि अंकित मूल्य, ठीक है, माना कि हम क्या लिख लेते हैं, अंकित मूल्य 100 रुपए पर 20 रुपए की छूट प्राप्त होती है, ठीक है, 20 रुपए की क्या प्राप्त होती है, छूट प्राप्त होती है, 20 रुपए की छूट प्राप्त होती है, बढ़ता होती है। तो वहां क्या हो जाएगा, 20 रुपए की छूट प्राप्त होती है, तो ये हमने दो राशि ले ली है, माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए पर, हम लिख सकते हैं अंकित मूल्य 100 रुपए पर कितने रुपए की छूट प्राप्त होती है, 20 रुपए की छूट प्राप्त होती है। तो 1 रुपए अंकित मूल्य पर छूट, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सबसे पहले हम 20% तक छूट प्राप्त कर रहे हैं, तो अंकित मूल्य पर छूट क्या हो जाएगा, 20 बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, अंकित मूल्य पर छूट क्या हो जाएगा, 20 बटा 100। अब हमें क्या करना है, 300 रुपए पर हमें छूट प्राप्त करनी है। तो कभी भी आप इस तरीके से सवाल बनाते हो तो सबसे पहले दो राशि की तुलना करनी है, एक मिनिमम से मिनिमम राशि 1 रुपया आप ले लेते हैं और एक अधिकतम से अधिकतम राशि आप 100 रुपए ले लेते हैं, और दोनों राशि की तुलना करके किसी भी वस्तु के पर छूट, किसी भी वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य, किसी भी वस्तु के ऊपर क्रय मूल्य, किसी भी वस्तु के ऊपर विक्रय मूल्य आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया, दिया गया है शर्ट का अंकित मूल्य 300 रुपए है, हमने मान लिया कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो 100 रुपए पर 20 रुपए छूट प्राप्त होती है, तो 1 रुपए अंकित मूल्य पर छूट कितना हो जाएगा, 20 बटा 100 प्राप्त होगा। तो 300 रुपए पर 300 रुपए अंकित मूल्य पर, ठीक है, छूट 30 रुपए अंकित मूल्य पर क्या हो जाएगा, छूट, तो 20 बटा 100 गुना क्या हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, 20 बटा 100 गुना क्या हो जाएगा, इस तरीके से 300 हो जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, ये भी और ये कट जाएगा। अभी हम क्या कर लेते हैं, 20 का गुना 3 के साथ करते हैं, क्या प्राप्त होता है, 20 किया 60 होता है, 60 रुपए आपका क्या प्राप्त हो गया, छूट प्राप्त हो गई। 30 रुपए अंकित मूल्य पर छूट कितने की प्राप्त होती है, 60 रुपए की प्राप्त होती है। यहाँ लिख सकते हैं 300 रुपए अंकित मूल्य पर छूट 60 रुपए प्राप्त होती है, ठीक है, कितनी प्राप्त होती है, 60 रुपए प्राप्त होती है। अब हमें यहाँ क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, वस्तु का क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य किस तरीके से होता है, जब हम विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो जो अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे तो जो अंकित मूल्य है और जो छूट है उसी में से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो विक्रय मूल्य किस तरीके से होता है, यहाँ छूट बराबर क्या किया, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। यदि इसी में हम छूट ज्ञात करते हैं तो वहां क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, अंकित मूल्य ऋण क्या हो जाएगा आपका, छूट हो जाएगा, ऋण क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, विक्रय मूल्य का सूत्र बना सकते हैं। यहाँ हो जाएगा अंकित मूल्य, ठीक है, ऋण छूट या बट्टा, ऋण छूट या क्या हो जाएगा, बट्टा। तो हमारे पास अंकित मूल्य कितना है, 300 रुपए है, छूट कितना है 60 रुपए, तो हम 60 को घटा देते हैं, 300 में 60 घटा देते तो कितना बच जाएगा आपका 240 रुपए, 200 कितना हो जाएगा आपका 40 रुपए। तो ये जो है सेट का विक्रय मूल्य कहलाएगी, ये जो है सेट का क्या कहलाएगी, विक्रय मूल्य कहलाएगी। यानी एक सेट की कीमत हमें 300 रुपए में दे दी गई थी, उसमें दुकानदार ने 20% की छूट दी, तो उसमें हमने छूट कितना प्राप्त किया, 60 रुपए की प्राप्त किया, ठीक है, छूट हो गया। और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण छूट। तो वहां उस सेट की जो कीमत है, छूट 20 रुपए छूट के बाद हमें कितने रुपए मिलती है, 240 रुपए में मिलती है, ठीक है, कितने रुपए मिलती है, 240 रुपए मिलती है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से ये वाले सवाल हो गए। आगे एक और सवाल है जिसको हम बनाकर आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से वहां बनती है। इसमें बोला गया है सवाल में कि क्या बोला गया है
कि एक किताब जो है 10% छूट पर 45 रुपए में बेची गई, किताब पर कितना मूल्य छपा होगा, किताब पर कितना मूल्य छपा होगा, कितना मूल्य छपा होगा आपको इसमें समझ आ रहा होगा। किताब पर कितना मूल्य का मतलब उसमें अंकित मूल्य कितनी छपी होगी, यानी हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य को ज्ञात करना है। यहाँ क्या बोला गया, एक किताब जो है 10% छूट पर 45 रुपए में बेची गई, यानी हमें विक्रय मूल्य दे दिया गया है, ठीक है, और उस अंकित मूल्य का 10% छूट दे दिया गया है, ठीक है, उस अंकित मूल्य का क्या दे दिया गया है, 10% छूट दे दिया गया है। तब हमें वहां क्या करना है, उस किताब की अंकित मूल्य ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हल कर लेते हैं, ठीक है, और लिख लेते हैं 10 रुपये छूट पर हम मान लेते हैं, ठीक है, 10 रुपये छूट पर अंकित मूल्य जो है वो क्या हो जाएगी। सबसे पहले मैंने बताया कि कभी भी हम किसी भी राशि की तुलना करते हैं, मान ज्ञात करते हैं, तो हम दो राशियों की तुलना करते हैं, एक तो 100 रुपये और दूसरा होता है आपका 1 रुपये, दूसरा होता है आपका 1 रुपये। तो 10 रुपये छूट पर अंकित मूल्य हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। माना अंकित मूल्य हमें नहीं दिया हुआ है कि 10 रुपये छूट पर अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये। 10 रुपये छूट पर अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। तो 10 रुपये छूट पर उसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, 100 ऋण 10 मतलब कितना हो जाएगा, 90 रुपये। 100 ऋण 10 मतलब कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 90 रुपये। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य 90 रुपये, तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य 90 रुपये है, तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है। यहाँ फिर हम तुलना करने वाले हैं उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पहले वाले सवाल में हमने तुलना किया है। विक्रय मूल्य हमारे पास 90 रुपये है और अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, 100 रुपये। विक्रय मूल्य यदि 90 रुपये तो अंकित मूल्य कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, विक्रय मूल्य यदि 1 रुपये है, ठीक है, तो अंकित मूल्य यहां हम क्या कर देंगे, 100/90, ठीक है, 100/90, क्योंकि 90 रुपये विक्रय मूल्य है, तो उसमें अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 100 रुपये, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, 100/90 करेंगे। तो यहाँ फिर से हमने क्या कर लिया, दो राशि की तुलना कर ली, 100 रुपये और 1 रुपये के बीच में। विक्रय मूल्य 90 रुपये होगी तो अंकित मूल्य कितनी होगी, 100 रुपये। यदि विक्रय मूल्य हमारे पास 1 रुपये होती तो अंकित मूल्य कितनी हो जाएगी आपका, 100/90। अब यहाँ क्या करेंगे, तो 45 रुपये विक्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर कर लेते हैं 100/90 गुणित यहाँ क्या हो जाएगा आपका 45। 100/90 गुना यहाँ क्या हो जाएगा आपका 45, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 शून्य कटा, यहाँ 1 शून्य कटा, 9 × 6 45 और 10 का गुना हम 5 के साथ करते हैं, हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 50 रुपये। हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 50 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं कि किताब पर कितना मूल्य छपा होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः किताब पर 50 रुपये का मूल्य क्या होगा, छपा होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न से एक बार फिर देख लीजिए, किताब 10% छूट पर 45 रुपये में बेची गई थी, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना था, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना था। हमने मान लिया कि माना कि 10 रुपये छूट है, तो अंकित मूल्य कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। हमने अंकित मूल्य क्या मान लिया, 100 रुपये। हमारे पास अंकित मूल्य नहीं था, इसलिए हमने मानिक मान निकाल लिए और उसका हमने मान लिया 100 रुपये, ठीक है। अब 10 रुपये छूट पर अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो सबसे पहले हम उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 10 रुपये छूट होता है तो 90 रुपये, और जब 90 रुपये विक्रय मूल्य होती है तो अंकित मूल्य कितना होता है, 100 रुपये। अब विक्रय मूल्य 1 रुपये हो जाएगी तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100/90, यानी 90 रुपये विक्रय मूल्य पर अंकित मूल्य कितनी होती है, 100 रुपये होती है, ठीक है। तो 45 रुपये विक्रय मूल्य होगा, तो यहाँ उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 100/90 गुणित 45। 1 1 शून्य काट दिए, 9 के पारा में 5 बार में 45 भाग चली जाती है और 5 का गुना 10
इस तरीके से हमने उस किताब पर छपी हुई मूल्य यानी अंकित मूल्य प्राप्त कर ली, यानी उसकी अंकित मूल्य कितनी हो जाती है, 50 रुपए हो जाती है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन और है जिसमें लिखा हुआ है राजा ने एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 27 रुपए में खरीदा। बिक्री कर जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए बोला गया है। बिक्री कर जुड़ने से पहले क्या बोला गया है, कूलर का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो किस तरीके से हम बिक्री कर जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं बताने वाले हैं। ठीक है, यह एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि बिक्री कर क्या होती है, किसी भी वस्तु के विक्रय मूल्य पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर को ही हम क्या कहते हैं, बिक्री कर कहते हैं। तो वहां भी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, जो बिक्री कर जुड़ने से पहले कूलर का जो मूल्य है उसको हम यहाँ क्या करने वाले, प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ लिख सकते हैं, हल कर देते हैं। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, राजा ने एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 27 रुपए में खरीदा। बिक्री कर जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए बोला गया। बिक्री कर जुड़ने से पहले क्या करने के लिए बोला गया है, कूलर का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि कर रहित मूल्य 100 रुपए, माने कि कर रहित मूल्य क्या है, 100 रुपए है। और प्रश्नानुसार क्या बोला गया, एक कूलर 8% का बिक्री कर लगता है। तो यहाँ तथा 8% बिक्री कर सहित यहाँ लिख सकते हैं कूलर का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 धन 8 बराबर क्या हो जाएगा, 108 रुपये। क्या हो जाएगा, यहाँ 108 रुपये हो जाएगा, यानी बिक्री कर सहित। यदि बिक्री कर सहित मूल्य हमारे पास 108 रुपये है तो वास्तविक मूल्य क्या हो जाएगा उसकी, 100 रुपये। यानी हम इसको बोल सकते हैं कर रहित या वास्तविक मूल्य। कर रहित हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक मूल्य हम बोल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि बिक्री कर सहित कूलर का मूल्य 108 रुपये, तो वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये। वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, जब बिक्री कर सहित हमारे पास मूल्य दिया हुआ है, यहां लिख सकते हैं, तो बिक्री कर सहित, ठीक है, यहां हो गया, ये हो गया आपका एक सूत्र। तो अब यहां लिख सकते हैं, तो बिक्री कर सहित 2700 रुपये, ठीक है, 2700 रुपये कूलर का मूल्य, बिक्री कर सहित 2700 रुपये कूलर का मूल्य, तब वास्तविक मूल्य हम लिख सकते हैं, तब वास्तविक मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां लिख सकते हैं 2700 गुना, ठीक है, क्या करेंगे, 2700 गुना वास्तविक मूल्य कितना है, हमने माना था 100 रुपया, और बिक्री का सहित मूल्य हमने कितना माना था, 108 रुपये। बिक्री का सहित मूल्य हमने कितना माना था, 108 रुपये। अब इन सभी को आप भाग दे देते हैं, इन सभी को आप क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो उसका मूल्य आपको प्राप्त हो जाता है 2500 रुपये। उसका मूल्य आपको क्या प्राप्त हो जाता है, 2500 रुपये। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको सवाल दिया जाता है जिसमें बिक्री का लिखा हुआ होगा और हमें उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला जाता है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न का वस्तु का हम वास्तविक मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था राशि की तुलना के तहत प्रतिशत क्या होती है, प्रतिशत के अनुरूप के तहत आपको कुछ प्रश्नावलों को हल करके बताया गया, जिसमें बट्टा यानी छूट के बारे में आप लोगों को बताया गया, विक्रय मूल्य के बारे में आप लोगों को बताया गया, और बिक्री कर क्या होती है और बिक्री कर से संबंधित सवालों को भी हल करके बताया गया। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं।